नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी। चक्षुदर्शी पर आपका आज की कोहरे की और ठिठुरती सुबह में बहुत बहुत स्वागत है। पूरे अंचल में इस समय मौसम बदला हुआ है और अंचल में क्या पूरे सीमा पर भी मौसम बदला हुआ है और सबसे ज़्यादा दिक्कत है बांग्लादेश से सटी सीमा पर। बांग्लादेश में इस समय जो हो रहा है वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि भारत अब अचानक बांग्लादेश के लिए अप्रासंगिक हो गया लगता है। बांग्लादेश में चुनावों की घोषणा हो गई है, लेकिन भारत का विरोध बहुत मुखर हो गया है। हिंदुत्व पर वहाँ हमले बढ़ गए हैं और मेरे ख्याल से 1971 के बाद से ये भारत के लिए सबसे बड़ा संकट है। ये इस संकट की अनदेखी नहीं की जा सकती। आपको याद है, आप में से बहुत से दर्शक हो सकता है 1971 में पैदा न हुए हों, लेकिन मैं था उस समय। तो 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को जन्म देने का इतिहास रचा था, तब पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही हुई थी। लेकिन आज हम 2025 में बैठे हैं। जो भारत बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा निकट था, सबसे ज़्यादा शुभचिंतक था, सबसे ज़्यादा बड़ा भाई था, आज वही बांग्लादेश भारत के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक संकट पैदा कर रहा है। यह कोई विपक्ष नहीं कह रहा है, ये भारत का विपक्ष नहीं कह रहा है, ये भारत की संसद की विदेश मंत्रालय की जो संसदीय समिति होती है ये वो कह रही है। इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है। अभी जो पिछले साल गया है अगस्त 2024 का, वहाँ आपको याद है कि बांग्लादेश में अगस्त में क्रांति हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमती शेख हसीना को जान बचा करके बांग्लादेश से भागना पड़ा। 1400 से ज़्यादा लोग मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए, हजारों घर बेघर हो गए, जला दिए गए, तोड़फोड़ कर दी गई, लूटपाट कर दी गई और शेख हसीना भाग करके भारत में आ गई, शरण ले ली। अब राजनीतिक शरण तो उन्हें दी या नहीं दी कहा नहीं गया है ऑफिशियली, लेकिन है राजनीतिक शरण। और वो अक्टूबर मेरे ख्याल से अगस्त 24 से हिंदुस्तान में है, दिल्ली में रह रही हैं। और मजे की बात यह है कि इस एक साल में बांग्लादेश ने शेख हसीना को, जो अगस्त 24 में हिंसा हुई थी, उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए वहाँ की अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। और बांग्लादेश चाहता है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश के सुपुर्द कर दे, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कहानी यहीं से बदलती है, अगस्त 2024 से ये कहानी बदलती है। अब वहाँ पर कल तक मैंने आपको जैसे बताया कि भारत का समर्थन एक तरह से बांग्लादेश के लिए पूंजी हुआ करता था, लेकिन आज यही भारत बांग्लादेश के लिए बोझ बन गया है। बोझ, बांग्लादेश इसको ढोना नहीं चाहता भारत पाकिस्तान के रिश्तों को। संसदीय समिति जो विदेश मंत्रालय की है वो चेतावनी देती है, 99 पन्नों की एक रिपोर्ट में, और कहती है कि देखिए कि बांग्लादेश में जिस तरह का राष्ट्रवाद इस समय उभरा है, जिस तरह से वहाँ इस्लामिक संगठन सक्रिय हुए हैं, कट्टरवादी, जिस तरह से पाकिस्तान और चीन ने बांग्लादेश में अपना दायरा बढ़ाया है, दखल बढ़ाया है, उसको देखते हुए अगर भारत ने बांग्लादेश के प्रति अपनी नीति यानी जो विदेश नीति है उसी को नहीं बदला, तो निश्चित ही भारत बांग्लादेश के लिए अप्रासंगिक हो जाएगा। इसे रोकने की बहुत जरूरत है। अब सवाल यह है कि भारत से गलती हुई कहाँ आखिर? कुछ तो गड़बड़ है। जो अचानक जो बांग्लादेश और भारत में इतने व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे वो एकदम बिगड़ गए, भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। तो गलती हुई रणनीति की गलती हुई। रणनीति की शायद ये गलती हुई कि हम यानी भारत अभी भी एक व्यक्ति पर टिके हैं, शेख हसीना पर टिके हैं। शेख हसीना से हमारे बेहतर संबंध थे जब वो सरकार में थी, लेकिन आज हालात बदल गए हैं।
शेख हसीना अब सत्ता में नहीं है, तो हमारे लोग या हमारी सरकार या हमारे नेता ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि राजनीति व्यक्ति से चलती है या समाज से चलती है या संस्था से चलती है। और इसी गफलत में ये संबंधों में गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि देखिए हर देश की जनता व्यक्ति के जाते ही असली मुद्दों पर आ जाती है, रोजगार देखती है, सम्मान देखती है, विकल्प देखती है, और बांग्लादेश में ये होते दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की जनता ने इस समय लगता है कि शेख हसीना को सिरे से नकार दिया है, उनकी पार्टी को नकार दिया है, और विकल्प के रूप में उसने चुन लिया है, चीन को चुन लिया है, पाकिस्तान को चुन लिया है। दोनों, पाकिस्तान का तो हिस्सा ही है बांग्लादेश, और चीन उसके बिल्कुल सटा हुआ बैठा है। अब सवाल ये है कि चीन और पाकिस्तान का जिस ढंग से बांग्लादेश में दखल बढ़ा है, जिस तरह से चीन ने बांग्लादेश में बंदरगाह बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, डिजिटल नेटवर्क को विस्तृत किया है, उसी तरह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो धार्मिक कट्टरपंथी तत्वों को हवा दी है, और जिस तरह से वैचारिक नेटवर्क फैला लिया है, उससे भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश भारत को कब तक बड़ा भाई मानता, नहीं मान रहा है। उसके लिए दूसरे बड़े भाई मिल गए हैं, चीन मिल गया है, पाकिस्तान मिल गया है, और बांग्लादेश में जो मौजूदा हालात हैं उससे सबसे बड़ा खतरा हमारी पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा का है। चीन की मौजूदगी, पाकिस्तान का दखल हमारे लिए सचमुच बहुत चिंता का विषय हो सकता है। बंगाल की खाड़ी पर इस उथल पुथल का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा नेतृत्व है, क्षेत्रीय नेतृत्व कहेंगे जिसको, हमारे देश का जो नेतृत्व है, उसकी प्रतिष्ठा भी अब साख दांव पर लग गई है कि क्या भारत इस संकट से अपने आप को बचा ले जाएगा, और क्या वो अभी भी बड़े भाई की भूमिका में वापस आ पाएगा। ये सबसे जटिल सवाल है। मित्रों, 1971 में भारत ने जो किया, वो जो नया इतिहास बनाया, पाकिस्तान से बांग्लादेश को एक आज़ादी देके पृथक राष्ट्र बनाया, उस पर हम गर्व कर सकते हैं। और भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर भी हम गर्व कर सकते हैं। बांग्लादेश में जब जब गड़बड़ रही, भारत ने बांग्लादेश की मदद की। आप देखें 1975 में जब बांग्लादेश के गांधी और बांग्लादेश की मुक्ति के नायक शेख मुजीबुर रहमान की और उनके परिवार की हत्या की गई, तब भी शेख हसीना और उनका परिवार हिंदुस्तान की शरण में था। और जब स्थितियां मामूल हुई 1980 में, शेख हसीना वापस गई और 20 साल तक वहाँ की प्रधानमंत्री रही। लेकिन आज हालात बदले हुए हैं। आज शेख हसीना अपने देश वापस नहीं जा सकती, भारत भी उन्हें नहीं भेजेगा, क्योंकि वहाँ तो उनकी मौत का फरमान जारी हो चुका है। तो अब भारत अब नया इतिहास कैसे लिखे? 2025 में उसका इतिहास कैसा लिखा जाएगा? क्या वो व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए अपने मूल्यों को त्याग देगा, या अपनी विदेश नीति को तत्काल बदल लेगा, या बांग्लादेश से पंगा ले लेगा, या कोई बीच का रास्ता निकालेगा? क्योंकि अब भारत उस स्थिति में नहीं है कि बांग्लादेश को आदेश दे दे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो। अब वहाँ दूसरे लोगों के आदेश चल रहे हैं। तो भारत को इस समय बजाय हैकड़ी के, मुझे लगता है कि साझेदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, और बांग्लादेश में जो भी अभी काम चलाऊ सरकार है उससे बात करके वहाँ के हालात पर, और वहाँ जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उसमें कुछ न कुछ हस्तक्षेप करना चाहिए। मामला ठीक है कि वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन एक पड़ोसी के नाते अगर हमारे संबंध अच्छे तो हम बातचीत कर सकते हैं। वरना इतिहास यही गवाही देगा, आने वाला जो दिन है इतिहास यही गवाही देगा कि भारत ने बांग्लादेश से आ रही चेतावनियों की लगातार अनदेखी की और अपनी विदेश नीति को नहीं बदला। भारत के सामने ये जो संकट है बांग्लादेश का, ये अकेला बांग्लादेश का संकट नहीं है मित्रों। आप देखिए, इसके पहले नेपाल में भी इसी तरह से कुछ हुआ, इससे पहले श्रीलंका में भी इसी तरह से कुछ हुआ, म्यांमार में तो आपको पता है जो कुछ हो रहा है, अभी भी हो रहा है।
तो ऐसे में जब भारत के चारों तरफ जो एक जमाने में उसके मित्र थे वो परिवर्तन की राह पर चले गए, वहाँ सत्ताएं बदल गई, वहाँ नेता बदल गए, वहाँ वहाँ की आबो हवा बदल गई, बावजूद उसके भारत की जो वैदेशिक नीति है अपने पड़ोसियों के साथ उसमें कोई बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है। और उसका खामियाजा अब लगता है कि भारत और भारत के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। अब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति को हमारी सरकार इसलिए हाथ उसमें नहीं डाल रही है कि बंगाल में चुनाव है और वो बंगाल में राजनीतिक ध्रुवीकरण, जातीय ध्रुवीकरण चाहती है, इसलिए चुपचाप मौन मूक दर्शक की तरह बंगाल में हो रही हिंसा को देख रही है। बंगाल में आपको याद है कि घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में जो घुसपैठी हैं वो भारत में आते हैं, खासतौर पर बंगाल में आते हैं और यहाँ की डेमोग्राफी को भी बिगाड़ रहे हैं, यहाँ की कानून और व्यवस्था की स्थिति को भी बिगाड़ रहे हैं और यहाँ अवैध मतदाता बनकर बैठे हुए हैं, सरकारें बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। तो बांग्लादेशियों के प्रति जो नफरत है वो पैदा तो इसी सरकार ने की, पिछली सरकार पर ये जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। दूसरे, बांग्लादेश की जो आंतरिक स्थिति है उसको बंगाल के चुनाव से जोड़ने की गलती किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए, किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और ये मौका है कि भारत सरकार अपनी संसदीय समिति की 99 पेजों की रिपोर्ट पर गंभीरता से अमल करे, अपनी विदेश नीति में तब्दीली करे, वरना फिर वही कहा जाएगा कि भारत में जो चेतावनियां मिल रही थी अड़ोस पड़ोस से, सीमा पार से, उनकी अनदेखी की और फिर उसका खामियाजा भुगता। मित्रों, अगर हम चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे रहें तो चैन तो हमसे हम भी नहीं बैठ सकते। हम भले ही 140 करोड़ के आबादी के देश हों, भले ही हम विश्वगुरु बनने की होड़ में शामिल हों, भले ही हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाले हों, अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में शांति नहीं है तो हमारे भीतर भी शांति हो नहीं सकती, इसकी कल्पना की नहीं जा सकती। तो मेरा कहना यही है कि आज का जो समय है वो समय है इतिहास, नया इतिहास लिखने का। 1971 में आपने जो लिखा था वो इतिहास का एक अलग पन्ना हो गया है। अब 2025 में आपको नया इतिहास लिखना चाहिए, लिख लेना चाहिए। अगर नहीं लिखेंगे तो बाद में लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे कि आपने वक्त पर सही निर्णय नहीं लिया। अगर बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए हमारी विदेश नीति में तब्दीली न की गई तो निश्चित है कि हम घाटे में रहेंगे। और हमारे चूंकि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि उनकी रगों में व्यापार है और वो घाटे का सौदा नहीं करते, तो मुझे उम्मीद है कि वो इस मामले में भी घाटे का सौदा नहीं करेंगे और कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे जिससे बांग्लादेश में भारत के प्रति जो नफरत बढ़ रही है, जो एक तरह से अलगाव बढ़ रहा है, उस पर रोक लग सके और वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं उनकी प्राणों की भी रक्षा हो सके, उनके सम्मान की भी रक्षा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय हिंद बोलूं इससे पहले अनुरोध कर लेता हूं कि अगर आप पहली बार चक्षुदर्शी पर आए हैं तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, उन्हें भी प्रेरित कीजिए कि वो भी चक्षुदर्शी से जुड़ें, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। बाकी के 3 काम आप भले ही भूल जाएं लेकिन कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही बात में दम आती है और आगे बात करने का रास्ता खुलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, सर्दी बहुत तेज है। नमस्कार।